हेलो फ्रेंड्स, परीक्षा क्रैक में आपका स्वागत है। और हम लोग कर रहे हैंगे आज आरपीएफ एसआई प्रीवियस ईयर पेपर, जिसमें हम आज करेंगे 5 जनवरी 2019 की सेकंड शिफ्ट के मैथ के क्वेश्चन। फ्रेंड्स, इससे पहले मैं इस शिफ्ट का पार्ट फर्स्ट बना चुका हूं, जिसमें मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 से 17 तक कराया है। और आज हम कंटिन्यू करेंगे पार्ट 2। इसमें हम कर रहे हैंगे क्वेश्चन नंबर 18 से क्वेश्चन नंबर 35 तक। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, हकीम, क्रिस्टो और गणेश की वेतन का अनुपात क्रमशः 3:5:7 है। यदि गणेश को हकीम से 524 रुपये ज़्यादा मिल रहे हैं तो क्रिस्टो का वेतन क्या है। तो देखिए ना फ्रेंड्स, इसमें 3 लोग हैं। एक है हकीम, दूसरा है क्रिस्टो, तीसरा हैगा गणेश। ठीक, इन तीनों की जो वेतन है उसका अनुपात दे रखा है 3:5:7। ठीक, और क्वेश्चन में बोला गया है कि गणेश को हकीम से 524 रुपये ज़्यादा मिलते हैं। लेकिन मैं यहाँ देखूँ, ये है हकीम और ये है गणेश। तो यहाँ हकीम से जो गणेश को कितने ज़्यादा मिल रहे हैं, यहाँ मिल रहे हैं ज़्यादा 4। ठीक, क्वेश्चन में बोला है 524 हैंगे, तो इस 4 के बराबर रख दूंगा 524। तो अब हमें देखना है ये 4 से 524 कितना ज़्यादा है, कितने टाइम ज़्यादा है। तो जब मैं 4 से इसको भाग करूंगा तो मेरे पास आएगा 131। तो यहाँ पे फ्रेंड्स ये 524 जो है ये इस 4 से 131 टाइम ज़्यादा है। तो हमसे क्वेश्चन में कह रहा है कि क्रिस्टो का वेतन क्या होगा। तो क्रिस्टो का रेशियो है 5, तो मैं 131 में 5 ही कर दूँ गुणा, तो मेरे पास आएगा 5 एकम 5, 5 3 15 हाथ से लेगा 1, 5 एकम 5 और 1 6। तो मेरे पास आ जाएगा 655। ये हो जाएगा मेरा आंसर, जो ऑप्शन नंबर डी हैगा। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 हैगा, 11√3 विकर्ण वाले घन को पिघलाकर घनाभ बनाने पर उसकी ऊंचाई कितनी होगी यदि घनाभ की लंबाई घन की भुजा के बराबर है और घनाभ, ये फ्रेंड्स यहाँ होगा घनाभ की चौड़ाई। ठीक, और घनाभ की चौड़ाई 5.5 सेंटीमीटर है। देखो फ्रेंड्स, इसमें क्वेश्चन में एक घन दिया गया है। ये मैं बता दे रहा हूँ, घन इस टाइप से बनता है घन। ठीक, हमें इसे पिघलाकर बनाना है घनाभ। घनाभ होता है कुछ इस टाइप तरीके का, ये है घनाभ। तो इसमें मुझे घनाभ की लंबाई कह रहा है, घनाभ की लंबाई घन की भुजा के बराबर है। जो घनाभ है इसकी जो लंबाई है वो घन की भुजा के बराबर है। जो भी घन की भुजा होगी मैंने मान लूंगा ए, इस घन की भुजा मान लूंगा मैं ए, तो इसके बराबर होगी। ठीक, आगे बोला गया है कि इसकी घनाभ की जो चौड़ाई है, घनाभ की चौड़ाई जो है ब्रेथ, वो दे रखी है 5.5 सेंटीमीटर। तो मुझे निकालना है इसकी ऊंचाई क्या होगी घनाभ की। ठीक, तो अब देखना, हमें इधर पे दे रखा है 11.3, 11√3 जो है ये घन का विकर्ण हैगा। ये घन जो बना है इसका विकर्ण हैगा क्या, 11.√3, ये है विकर्ण। ठीक, अब मुझे आप ये बताइए घन के विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है। तो घन के विकर्ण का फॉर्मूला होता है √3 गुणा भुजा, ये होता है। ठीक है, भुजा मैंने मान लिया ए, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा ए। तो ये हो जाएगा √3 ए। और ये हमें कितना दिया है विकर्ण, विकर्ण दे रखा है क्वेश्चन में 11√3। इस रूट से फ्रेंड्स ये रूट कटे आएगा, तो मेरे पास यहाँ पे भुजा ए आ जाएगी 11 सेंटीमीटर। ये, तो अब देखना क्वेश्चन बोला गया है जो घन की भुजा जो है वो क्या है, घनाभ की लंबाई के बराबर है। तो इसका मतलब इसकी लंबाई कितनी आ जाएगी, इसकी लंबाई आ जाएगी 11 सेंटीमीटर घनाभ की। तो अब मुझे इसे पिघला करके ये बनाना है, घन को पिघला करके मुझे घनाभ बनाना है। तो फ्रेंड्स, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो हम दोनों के वॉल्यूम जो होते हैं रख देंगे बराबर। अब मुझे बताओ आप कि घन का वॉल्यूम क्या होता है। तो घन का वॉल्यूम होता है भुजा का क्यू बराबर इसका वॉल्यूम क्या होता है घनाभ का, ये होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ठीक, अब ये बताओ ये जो ए है इसकी पावर 3 दे रखी है, तो ए कितना मेरे पास, ए है 11। तो मैं लिखूंगा 11 गुणा 11 गुणा 11, 3 बार लिख लूंगा क्योंकि पावर 3 लगी है, बराबर लंबाई कितनी मेरे पास, लंबाई है 11, चौड़ाई है 5.5। अब मुझे हाइट निकालनी है, लंबा ऊंचाई। तो अब मैं 11 से काट दूंगा 11,
ये 11 से घटेगा 5 बार में, यहाँ 0.5 आ जाएगा। ठीक, 11 पंजे 55, ये पॉइंट हटेगा तो यहाँ लग जाएगा 0। अब मैं 5 से भाग करूँ तो जाएगा 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, तो यहाँ से जो ऊंचाई है वो आ जाएगी मेरे पास 22 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर ए हैगा। ठीक है, अब करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 है, जैनों ने फ्रेंच में 80 में से 65 अंक प्राप्त किए, अंग्रेजी में 100 में से 89, स्पेनिश में 70 में से 58 और जैपनीज में 50 में से 40 उसके द्वारा प्राप्त कुल प्रतिशत क्या है। तो देखना फ्रेंड्स, एक जैनो है तो उसने 80 में से 65 अंक प्राप्त किए किसमें, फ्रेंच में, और फिर यहाँ पे कह रहा है अंग्रेजी में 100 में से प्राप्त किए हैं 89 अंक। ठीक, स्पेनिश में 70 में से प्राप्त किए हैं 58, 70 में से 58 अंक प्राप्त किए, और जैपनीज में 50 में से 40 अंक प्राप्त किए हैं। तो ये जो है ये है टोटल नंबर। ठीक है, और ये उसके द्वारा प्राप्त किए गए नंबर वो होंगे, तो हमें बताना है कि कुल प्रतिशत कितना है। तो सबसे पहले प्लस कर लूंगा मैं टोटल नंबर। तो जब मैं इन्हें प्लस करूंगा तो मेरे पास आएगा यहाँ पे 0, 7 5 12, 12 और 8 हो जाएगा 20, 0 हासिल लग जाएगा 2, 2 और 1 हो जाएगा 3। ठीक, ये आ गया मेरे पास टोटल मार्क्स। अब कर लूंगा मैं जो उसे नंबर मिले उसे प्लस। तो देखना 9, 9 और 5 होगा 14, 14 और 8 हो जाएगा कितना, 22, 22 का 2 हासिल रहेगा 2, 6 2 हो जाएगा 8, 8 और 8 हो जाएगा 16, 16 और 5 होगा 21, 21 तो 4 हो जाएगा 25। तो यहाँ से मेरे पास आएगा 252। तो मुझे निकालना है कि कितने परसेंट उसके नंबर मिले हैं। तो 252 रखूंगा मैं ऊपर, जो उसे अंक मिले हैं कितने में से मिले हैं, 300 में से मिले हैं। तो गुणा कर दूंगा मैं यहाँ 100 की, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, यहाँ पे 0 से 0 कट जाएंगे, ये 3 से भाग करूंगा तो आएगा 3 अट्ठे 24, बच्चा 1, 3 चौक 12, तो मेरे पास आ जाएगा यहाँ से 84%। जो ऑप्शन नंबर मेरे पास डी है फ्रेंड्स, ये 84% हैगा। ये जो हैगा प्रतिशत में दे रखा है, लेकिन यहाँ पे पॉइंट में दे दिया, यहाँ ये मल्टीप्लाई नहीं करेगा ये 100 से, तो इसका आंसर यही होगा 84%। ठीक, यहाँ पे लिख लो 84%। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21 हैगा, 142 फैक्टोरियल में अनुगामी शून्य बताएं। तो कभी फ्रेंड्स हमें अनुगामी शून्य निकालने होंगे तो जिसके निकालने उसे लिखेंगे यहाँ पे, और इसे भाग करेंगे 5 से। जब मैं 5 से भाग करूंगा तो मेरे पास भागफल क्या आएगा, 5 दूनी 10 और 5 अट्ठे 40, 2 बचेगा शेषफल। शेषफल से मतलब नहीं है हमें, देखो यहाँ पे करके दिखाते रहो एक बार। 142 से 142 को 5 से भाग, तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, यहाँ पे 4 आएगा, ये 2 आ गया इधर पे, 5 अट्ठे हो जाएगा 40, ये बचेगा शेषफल 2। इससे मतलब नहीं, ये 28 ले लेंगे भागफल हम यहाँ पे। अब इसी भागफल को ले आऊंगा मैं 28 को नीचे, अब 5 से करूंगा भाग। जब मैं 5 से भाग करूंगा तो जाएगा 5 में 55 25, फिर इस 5 को ले आऊंगा यहाँ पे, अब फिर 5 से भाग करूंगा जाएगा 5 एकम 5 में। अब मैं इस सबको प्लस कर लूंगा तो मेरे पास आ जाएगा यहाँ पे 8 5 13, 13 और 1 14, 14 का 4 हासिल रहेगा 1, 2 और 1 3, तो यहाँ से मेरे पास आएगा 34। ये हो जाएगा मेरा आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर सी हैगा। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22 फ्रेंड्स ग्राफ से संबंधित हैगा, तो आइए पढ़ते हैं। क्वेश्चन हैगा, निम्न बार ग्राफ का अध्ययन कीजिए और उसके आधार पर प्रश्न का उत्तर दीजिए। एक पब्लिशिंग कंपनी की 5 शाखाएं C1 C2 C3 C4 और C5 की 2 क्रमागत वर्षों 2010 और 2011 में हुई पुस्तकों की बिक्री 1000 में दी गई है। तो दोनों वर्षों में कंपनी की शाखाएं C1 C3 और C5 की एक साथ कुल बिक्री 1000 में ज्ञात कीजिए। तो देखना, अब हम देखते हैं ग्राफ। तो हमसे बोला गया है C1 C3 और C5 की जो दोनों वर्ष में बिक्री जो है, इन 2 वर्षों में जो बिक्री जो है इसका कुल निकालना है। तो मैं प्लस कर लूंगा, 61 और 71 कितना होगा, 1 और 1 2, और ये हो जाएगा 13, 132। यहाँ से प्लस करूंगा तो 3 और 1 हो जाएगा 4, 7 और 8 हो जाएगा 15, और ये प्लस करूंगा हो जाएगा 1 और 9 10 हासिल रहेगा 1, 9 10 और 4 14, 1 तो 40। तो मुझे इनसा योग पूछा है तो मैं योग निकाल लूंगा इस वाले पेज पे यहाँ पे। तो पहला क्या आया था मेरे पास, ये आया मेरे पास 132, 154, 132, 154 और 140, ये आया। तो अब जब मैं प्लस करूंगा तो मेरे पास कितना होगा, 4 2 6, 5 4 9, 9 और 3 12 हासिल लग जाएगा 1, 1 2 3 4, तो मेरे पास आ जाएगा 426 योग।
जो कि ऑप्शन नंबर सी हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहा है सरल करने को, हमें करना है सरल, मतलब सिंप्लीफाई करना है। तो देखना मेरे भाई, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए 1/12 डिवाइड 1/12 डिवाइड 1/12 डिवाइड, मतलब बीच में डिवाइड का साइन लगा हो, तो हमें कुछ नहीं करना है, ये नंबर हमें ऐसे ही लिखना है 112। ठीक है, अब जहां जहां डिवाइड है वहां साइन लगाएंगे मल्टीप्लाई का, और हम संख्या पलटते जाएंगे। तो ये 12 जो है 12 पहुंच जाएगा ऊपर, 1 आ जाएगा नीचे, 12/1 हो जाएगा। ऐसे ये भी 12/1 हो जाएगा, ये भी 12/1 हो जाएगा। सब में जब मल्टीप्लाई साइन लगेगा तो नंबर पलट जाएंगे। ठीक है, 12/1 हो जाएगा। यहाँ से इस 12 से 12 कट जाएगा, ये बचेगा 12 × 12 × 12, तो ये बन जाएगा 12 का क्यूब। 12 का क्यूब क्या होता है? तो 12 का क्यूब होता है 1728, जो कि ऑप्शन नंबर सी हैगा। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24 है, जब कोई संख्या 72 से विभाजित होती है तो शेषफल 8 बचता है। उसी संख्या को जब 9 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा? इस क्वेश्चन में कह रहा है फ्रेंड्स, कोई संख्या मैंने मान ली n, जब मैं इसे 72 से भाग करता हूं तो मेरे पास शेषफल 8 बचता है। तो ये कह रहा है अगर मैं इसी संख्या को 9 से भाग करूंगा तो मेरे पास शेषफल क्या हैगा? तो हमें ये नंबर देखने हैं नीचे वाले 72 और 9। ठीक, अगर इस 9 के पहाड़े में 72 आता है या 9 से 72 डिवाइड हो जाएगा तो जो रिमाइंडर हैगा वो सेम ही रहेगा, तो इसका भी रिमाइंडर 8 आएगा। कहने का मतलब ये है जब मैं 72 के फैक्टर निकालूं तो उसमें 9 आना चाहिए, अगर 9 आएगा तो शेषफल जो आ रहा है वही होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 8, जो कि ऑप्शन नंबर सी हैगा। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25 है, कक्षा में उपस्थित छात्रों में 448 मोबाइलों को एक समान रूप में कितने प्रकार से बांटा जा सकता है? तो देखना भाई, इसे कैसे करेंगे, तो सबसे पहले मैं इस 848 के प्राइम फैक्टर निकाल लूंगा, अभाज्य गुणनखंड। वो कैसे निकलेंगे? वो निकलेंगे एलसीएम लेकर के, इस तरीके से 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 चौका 8, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 छिंग 12, और 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, 2 चौका 8, 2 सत्ते 14 और 7 एकम 7। तो 2 कितनी बार आया? 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ लिख दूंगा 2 की पावर 6 गुणा 7 कितनी बार आया? 7 आया एक बार। तो मुझे करना क्या है, ये पावर लगी 6, इसमें मैं 1 प्लस करूंगा, ठीक, और मल्टीप्लाई कर दूंगा इसकी पावर से। इसकी पावर कितनी है? 1, तो इस 1 में मैं 1 प्लस करूंगा, तो ऐसा लिखने के बाद हो जाएगा 6 और 1 7 गुणा 1 और 1 2। तो अब मैं कर दूंगा 7 गुणा 2 में, तो हो जाएगा 7 दूनी 14। तो यही हो जाएगा मेरा आंसर, जो ऑप्शन नंबर ए हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 26 है, यदि एक वृत्त की त्रिज्या 9 गुनी हो जाती है तो इसकी परिधि पिछले परिधि की कितनी गुनी हो जाएगी? तो फ्रेंड्स देखना, कोई वृत्त है, उसकी त्रिज्या मैंने मान ली पहले थी 1, ठीक, अब जो बाद में क्या हो रहा है, बाद में त्रिज्या क्या हो जाती है? 19 गुनी हो जाती है, मतलब इसमें 19 ही गुणा कर दो तो ये बन जाएगी 19 गुनी, ये बन जाती है इस तरीके से। तो पूछा इसकी परिधि पिछले परिधि की कितनी गुनी होगी, तो इसकी परिधि फ्रेंड्स इसकी 19 गुनी ही होगी। मैंने इससे पहले क्वेश्चन करा चुका हूँ, एक बार पहले वाले प्रैक्टिस सेट देखना, ठीक। तो 19 हो जाएगा इसका आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर बी हैगा। याद रखना, जितनी गुनी उसकी त्रिज्या होगी उतनी ही गुनी उसकी परिधि हो जाएगी, ठीक है। अब करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 27 है, किसी वस्तु को 2500 रुपये में बेचने पर उसी वस्तु को समान दर से 1234 रुपये में बेचने पर प्राप्त हानि से 11% अधिक लाभ प्राप्त होता है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। मुझे निकालना है क्रय मूल्य। एक चीज है 2500 रुपये में बेचने पर उसी वस्तु को 1234 रुपये बेचने पर 11% अधिक लाभ होता है, तो 11% लाभ होता है, तो 11% का फ्रैक्शन क्या होता है? 11/100, इस तरीके से, ठीक है। तो मुझसे क्वेश्चन बोला है 11% अधिक लाभ प्राप्त होता है, किससे? हानि से। तो नीचे वाली क्या होगी? नीचे वाली रहेगी हानि, लॉस, और जो मेरा प्रॉफिट आएगा वो कितना आएगा? इस 100 में जोड़ दूंगा मैं 111, तो वो हो जाएगा 111, ये हो जाएगा मेरा प्रॉफिट, ठीक।
तो जो कम रेट है वहाँ रखूँगा हानि, और जो ज़्यादा रेट है उसमें हो जाएगा लाभ। जाहिर सी बात है, ये कम है तो यहाँ हो रही होगी हानि, तो यहाँ लिखूँगा 100, और ये है ज़्यादा रेट तो यहाँ हो रही होगी प्रॉफिट हो रहा होगा, तो ये हो जाएगा 111। ये आ गया मेरे पास रेशियो। ठीक, ये मेरे पास प्रॉफिट का है और ये हैगा लॉस का। अब मुझे ये करना है इन दोनों का लेना अंतर। अंतर कितना आएगा, सॉरी, इन दोनों करूँगा प्लस, तो प्लस करने पे आएगा मेरे पास 211, और इन दोनों को लूँगा मैं अंतर। जब मैं अंतर लूँगा तो कितना आएगा मेरे पास, जब मैं 2500 में से 1234 घटाऊंगा तो मेरे पास बचेगा 6, यहाँ रहेगा 9 में से 3 जाएगा बचेगा 6, 4 में से 2 जाएगा 2 आएगा, यहाँ बचेगा 1, 1266। तो ये 211 हो जाएगा 1266 के बराबर, जो कितना ज़्यादा है इससे, ये हैगा इससे 6 गुना। ठीक है, हमसे पूछा है कि वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, तो चाहे तो मैं यहाँ से या यहाँ से, दोनों में से कहीं से निकाल लूँ, तो मैं निकाल लूँगा लॉस में से। तो इसमें करूँगा मल्टीप्लाई 6 की, तो मेरे पास हो जाएगा यहाँ पे 100 की 6 में गुणा करूँगा हो जाएगा 600, ये आ गया। अब इस 600 को इसमें कर दूँ, जोड़ दूंगा मैं, क्योंकि यहाँ हानि हो रही है। तो जब मैं इसमें प्लस करूँगा तो मेरे पास निकलेगा सीपी। तो सीपी निकालने के लिए 1234 में मैं प्लस कर दूंगा 600, तो मेरे पास आ जाएगा यहाँ से 1834, जो ऑप्शन नंबर मेरा बी हैगा, ये हो जाएगा मेरा आंसर। अब करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 28 हैगा, 266 मीटर लंबे पुल को पार करने में एक ट्रेन 67 सेकंड का समय लेती है। यदि वही ट्रेन एक बोट को पार करने के लिए 29 सेकंड का समय लेती है, तो ट्रेन की लंबाई बताएं। हमें निकालना है ट्रेन की लंबाई। देखना फ्रेंड्स, पहले क्वेश्चन समझ लो। 266 मीटर एक पुल हैगा, ठीक, उसे ट्रेन जो है पार करने में 67 सेकंड लेती है। तो फ्रेंड, जब ट्रेन एक पुल को पार कर रही होगी तो ट्रेन अपनी ही डिस्टेंस को भी पार कर रही होगी, मतलब अपनी ही लंबाई को भी पार कर रही होगी। तो इधर लिखूंगा 266 मीटर प्लस टी। टी मान लूंगा मैं ट्रेन की लंबाई। ठीक, ये जो पार कर रही है ये कर रही है 67 सेकंड में। ऐसे ही यहाँ पे यदि वही ट्रेन एक बोर्ड को पार करने के लिए 29 सेकंड का समय लेती है, एक बोर्ड लगाया कोई, उसे पार करने में जो ट्रेन है वो ले रही है 29 सेकंड का समय। तो जब फ्रेंड्स कोई भी ट्रेन खंभे को पार करेगी, ठीक, तो वो अपने ही डिस्टेंस को पार कर रही होगी। तो मैं मान कर लिख दूंगा यहाँ पे, जो ट्रेन है वो खुद को पार कर रही है, खुद के डिस्टेंस को पार कर रही है कितने में, 29 सेकंड में। तो यहाँ से मैं करूँगा माइनस, जब माइनस करूँगा तो टी से टी कट जाएगा, यहाँ बचेगा 266 मीटर। और जब मैं इसमें से घटाऊंगा तो मेरे पास आएगा यहाँ पे 8, यहाँ रह जाएगा 5, 5 में हो जाएगा बचेगा 3, 38 सेकेंड। तो मेरे पास ये आया है डिस्टेंस, ये बचा है डिस्टेंस, और ये बचा है मेरे पास टाइम। ठीक, अब मैं यहाँ से निकाल लूँगा ट्रेन की स्पीड। तो स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस मेरे पास है 266 मीटर और टाइम मेरे पास हैगा 38 सेकेंड। तो जब मैं इसे 38 से भाग करूँगा तो कितनी बार में जाएगा, ये जाएगा 7 बार में। तो मेरे पास यहाँ से आएगा 7 मीटर सेकेंड। ये मेरे पास आ गई इसकी स्पीड ट्रेन की। अब मुझे निकालना क्या है, ट्रेन की लंबाई। तो चाहे मैं ये वाली इक्वेशन ले लूँ, चाहे ले लूँ ये वाली इक्वेशन, मेरे पास आंसर आ जाएगा। तो मैं ये वाली लेता हूँ, ये थोड़ी इजी रहेगी। तो इसमें बोला है जो टी जो है वो मैं मान लूँगा डिस्टेंस। ठीक, तो मुझे निकालना है क्या, ट्रेन की लंबाई। ट्रेन की लंबाई मैंने डिस्टेंस मान लिया है, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता हैगा, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, यही तो होता है। तो देखना, डिस्टेंस मैंने टी को मान लिया है तो टी निकल के आएगा, ठीक है यहाँ पे। तो अब देखना, अब यहाँ देखना जो स्पीड कितनी आई, मेरी स्पीड आई है यहाँ पे 7 मीटर सेकेंड। अब मेरे पास टाइम हैगा, मैंने ये वाली इक्वेशन ली है, टाइम भी यही लूँगा 29 सेकेंड। तो 29 कर दूँ गुणा, तो मेरे पास कितना आएगा यहाँ से 7 × 63, हासिल लग जाएगा 6, 7 दूनी 14 और 6 हो जाएगा 20। तो ये आ जाएगा 203 आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर सी हैगा। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 29 है, एक दुकानदार किसी वस्तु के क्रय मूल्य में 36% की बढ़ोतरी करके उस पर मूल्य अंकित करने के पश्चात उसकी बिक्री पर 36% की छूट रखता है, तो उसे होने वाले कुल प्रतिशत लाभ अथवा हानि को ज्ञात कीजिए। देखो भैया, कोई चीज़ है, कोई मतलब वस्तु है, उस पर दुकानदार पहले 38% रेट बढ़ाता है, तो 36% रेट बढ़ाता है। तो 36% का फ्रैक्शन क्या होता है, 9/25।
ठीक। दूसरी बार कर रहा है उस पर, उसके पश्चात वो उस पर 36% का रेट घटाता है। तो कितना आएगा? 36% का फ्रैक्शन होता है 9/25। तो यहाँ पे ये बेस जो है 25 रखूंगा यहाँ पे, पहले 25 था, अब क्या कर रहा है वो बढ़ा रहा है, तो मैं 25 में जोड़ दूंगा 9, तो मेरे पास आ जाएगा 25 और 9 34। ठीक। इसके बाद क्या कर रहा है, वो कर रहा है यहाँ से माइनस, तो 25 में से 9 घटाऊंगा तो मेरे पास आएगा यहाँ पे कितना? 16। तो देखना, ये जो होगा ये होगा उसका पहले वाला रेट, अब ये आ जाएगा जो उसने अंकित मूल्य बढ़ाने के बाद उस पर जो छूट दी है। ठीक। तो 25 की 25 में अगर गुणा तो मेरे पास आएगा 625, और जब मैं गुणा करूंगा 16 की 34 में तो मेरे पास यहाँ से आएगा 544। तो देखना फ्रेंड्स, पहले रेट था 625 लेकिन अब हो गया 544, तो इसमें हो रही कमी। कमी कितने की हो रही है? तो कमी हो रही है इसमें 81 की। जब मैं 625 में से 544 माइनस करूंगा तो मेरे पास आएगा 81। तो मुझे बताना ये 81 कितना परसेंट है। अब मैं यहाँ से निकाल लूंगा जो 81 जो है ये कितना परसेंट हैगा। तो 81 बटे में आएगा 625 जो पहले का रेट था, गुणा कर दूंगा 100 से। जब मैं 25 से भाग करूंगा 100 को तो जाएगा 4 बार में, और 625 को भाग करूंगा तो जाएगा 25 बार में, और यहाँ से 4 ही करूँगा गुणा इसमें, तो मेरे पास आ जाएगा यहाँ पे 4 एकम 4, 4 अट्ठे 32। और जब मैं इसे 25 से भाग करूंगा तो मेरे पास आएगा यहाँ पे 12.96%, जो कि ऑप्शन नंबर ए हैगा। ये हो जाएगा मेरा आंसर। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भाई क्वेश्चन नंबर 30 जो हैगा ये ग्राफ से संबंधित हैगा, तो मैंने ये पहले ही पढ़ चुका हूँ, अब मैं पढ़ूंगा सीधे क्वेश्चन। क्वेश्चन हैगा शाखा C2 की दोनों वर्षों में हुई कुल बिक्री और शाखा C4 की दोनों वर्षों में हुई कुल बिक्री का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो देखना, मैंने लगाया है ग्राफ अगले पेज पे, तो शाखा C2 और शाखा C4, इनमें इन दोनों की जो बिक्री हुई है इनका योग, और इनमें जो बिक्री हुई है इनका योग, इन दोनों का बताओ रेशियो क्या होगा। तो जब मैं जोड़ूंगा इसके लिए, तो जब मैं इसे प्लस करूंगा तो मेरे पास यहाँ पे आएगा 171, और जब मैं इन्हें प्लस करूंगा तो मेरे पास यहाँ से आएगा 142। ठीक। तो मुझे बताना इनका रेशियो क्या होगा, 171 और 142, 171 और 142। तो देखना, जब मैं इसे काटूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, ये कटेगा नहीं किसी से, तो मेरे पास यही हो जाएगा आंसर। ठीक। फ्रेंड्स, इसमें मैंने ऑप्शन लगाना भूल गया हूँ, तो यही इसका आंसर है। ठीक। अब करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 31 फ्रेंड्स, सिंप्लीफाई करना है हमें, देखना कैसे करते हैं। यहाँ पे लिख लूँगा 468, साइन लगाए डिवाइड का, ब्रैकेट है 3/4, ये वाला ब्रैकेट मैं खोल दूंगा तो ये बन जाएगा मल्टीप्लाई 16/15 माइनस 2/3। ठीक। ये 3 से जाएगा 15 5 बार में, और 4 से जाएगा 16 4 टाइम में, तो यहाँ से बन जाएगा 468 डिवाइड ब्रैकेट 4/5 माइनस 2/3। ये तो यहाँ पे क्या करूँगा मैं, यहाँ पे इसे सॉल्व करूँगा ब्रैकेट को अंदर वाले को, तो ये बन जाएगा 3 पंजे 15 नीचे आएगा, और इसकी गुणा हो जाएगी यहाँ पे 3 चौक 12, इसकी कर दूंगा गुणा यहाँ 5 दूनी 10, तो मेरे पास बचेगा यहाँ पे 468 भाग, ऊपर बचेगा 2, 10 में 12 में से 10 जाएगा बचेगा 2, नीचे आएगा 15। तो जब भी डिवाइड का साइन होता है तो साइन चेंज करेंगे मल्टीप्लाई में, और 15 पहुंच जाएगा ऊपर, 2 आ जाएगा नीचे। तो यहाँ से जब मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास आएगा यहाँ पे 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, और जब मैं 15 करूंगा मल्टीप्लाई इसमें तो मेरे पास आ जाएगा 3510, जो कि ऑप्शन नंबर डी हैगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। मल्टीप्लाई भाई मेरे अब अपने आप करके देख लेना, आंसर यही आना है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 32 हैगा, कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 साल में अपने आप की दोगुनी हो जाती है, तो कितने समय में ये अपने आप की 128 गुनी हो जाएगी। तो देखना, तो मैं इसमें मान लूंगा कोई राशि 1 है। ठीक। वो 3 सालों में क्या होता है, अपने आप की दुगनी हो जाती है, यही बोला क्वेश्चन में ना। फिर आगे बोला है कि कितने समय में वह अपने आप की 128 गुनी हो जाएगी, तो यही राशि कितने समय में अपने आप की 128 गुनी हो जाएगी। तो देखना मेरे भाई, ये जो 128 है ये हमें देखना क्या है। तो फ्रेंड्स ये हैगा 2 की पावर 7, ये है।
क्योंकि जब मैं 2 का एलसीएम लूँ 128 का एलसीएम लूँगा, प्राइम फैक्टर निकालूंगा, तो 2 की घात 7 बनेगा, ठीक। और यहाँ से मैं देखूँ तो यहाँ पे 2 की पावर 1 है, तो इसकी पावर और इसकी पावर कितनी गुनी है, तो ये 1 से 7 गुनी है। तो जो समय जो हैगा वो भी इसका 7 गुना हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3 सत्ते 21। तो आंसर हो जाएगा इसका 21 साल, जो कि ऑप्शन नंबर सी हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 33 हैगा, दो संख्याओं का गुणनफल बताओ जिनका लघुत्तम समावर्तम एलसीएम 65 है और महत्तम समावर्तक एचसीएफ 8 है। तो हमें उन संख्याओं को बताओ गुणनखंड। तो मैंने आपको बताया था दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ गुणा एलसीएम, ठीक। तो मुझे निकालना है गुणनफल, तो ये हो जाएगा 65 गुणा 8। जब मैं 65 में करूँगा 8 की गुणा तो आ जाएगा दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो ये हो जाएगा 8 पंजे 40, 8 छंग 48, 48 में 4 जोड़ूंगा तो मेरे पास आएगा यहाँ पे 52, 520, जो कि ऑप्शन नंबर डी हैगा। ये बात मेरे भाई ध्यान रखना, ठीक है। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 34 हैगा, 1000 किलोमीटर की दूरी तय करने में विक्की और राकेश की चाल का अनुपात 29:23 है, तो उनका समय का अनुपात क्या होगा। फ्रेंड्स यहाँ पे मिस्टेक हो गई मेरे ख्याल से, कोई यहाँ पे चाल लिखा हुआ तो मैंने लिख दिया समय, क्योंकि हम समय का रेशो निकाल सकते हैं यहाँ से इस तरीके से। तो हमें इससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे इसकी चाल जो है स्पीड, उसका अनुपात हमें दे रखा हैगा 29:23। तो मैंने बताया है कभी भी हम टाइम का अनुपात निकालते हैं, टाइम का रेशियो, तो स्पीड का रेशियो का उल्टा होता है। 23 आ जाएगा यहाँ पे और 29 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक। तो ये हो जाएगा मेरा आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर ए हैगा। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 35 हैगा, एक उपहार बॉक्स में 10 अंगूठियां हैं। पहली 4 अंगूठियों का औसत वजन 37 ग्राम और बाकी 6 अंगूठियों का औसत वजन 38 ग्राम है। तो पूरी अंगूठियों का औसत वजन बताएं। तो देखना फ्रेंड्स, इसमें 10 अंगूठियां हैं एक बॉक्स में, उनमें से जो 4 अंगूठी हैं उनका औसत दिया हैगा वजन 37 ग्राम। तो मैं यहाँ से निकाल लूँगा 4 अंगूठियों के वजन का योग। तो यहाँ लिखूंगा 4 गुणा 37। तो जब मैं 4 में 37 गुणा करूँगा तो मेरे पास यहाँ पे आएगा 148। फिर आगे बोला है बाकी 6 अंगूठियों का औसत वजन हैगा 38। तो यहाँ से निकाल लूँगा 6 अंगूठियों का कुल योग। तो जब मैं 6 में करूँगा 38 की गुणा तो मेरे पास आएगा यहाँ पे 228, ये आ जाएगा। तो हमसे पूछा गया हैगा कि पूरी अंगूठियों का औसत वजन क्या होगा। तो इन 10 अंगूठियों को कर लूँगा प्लस में, ठीक। तो ये हो जाएगा 8 और 8 16, हासिल रहेगा 1, 4 2 6 और 1 7, 2 और 1 3। तो 376 ग्राम वजन आ जाएगा इनका। लेकिन हमसे पूछा है इनका बताओ औसत, किनका, पूरी 10 अंगूठियों का। तो मैं 376 को कर दूंगा 10 से भाग, तो मेरे पास आ जाएगा 37.6। ये हो जाएगा मेरा आंसर, ठीक है। फ्रेंड्स, मैंने आपको 5 जनवरी 2019 के सेकंड शिफ्ट के सारे ही 35 क्वेश्चन करा दिए हैं मैथ्स के। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कर लें और एक बार मेरे भाई वीडियो को शेयर भी कर दें। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगती हैं तो मेरे भाई एक बार आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ठीक। अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में, जिसमें हम करेंगे आरपीएफ एसआई का नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट। और फ्रेंड्स, मैं ऐसा प्रैक्टिस सेट लेके आऊँगा जिसमें क्वेश्चन डिफरेंट हो, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन सेम ही सेम हैंगे, ठीक। अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।